నాకు రికార్డింగ్ మెసేజ్ చేసి స్క్రీన్ షేర్ है मैम। हम लोग एनपीओ कर रहे थे लास्ट क्लास में। कौन सा नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था? 11। अच्छा, तो अभी हम लोग 12th वाले से करेंगे। तो ये रहा 12th वाला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ क्लब। तो इनकम एक्सपेंडिचर दे दिया है, बैलेंस शीट भी दे दिया है। तो कौन सा बैलेंस शीट दिया होगा? आई थिंक ओपनिंग वाला ही दिया होगा। ठीक है, हम लोग को प्रिपेयर करके क्या देना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए बोला। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनता है? ड्यूरिंग द ईयर का इनकम या एक्सपेंसेस के हिसाब से बनता है। लेकिन रिसिप्ट पेमेंट में हमें सिर्फ कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो दिखाना है। ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम का दिखा सकते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस में क्या है? अपकीप ऑफ ग्राउंड, प्रिंटिंग, सैलरी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कभी भी रिसिप्ट पेमेंट में नहीं आएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है, तो उसका कैश बुक में यानी रिसिप्ट पेमेंट में कोई काम नहीं है। सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, लेक्चर से इनकम, इनकम ही तो है ना। हाँ, एंट्रेंस फीस, मिसलेनियस इनकम और इधर डेफिसिट। अच्छा, फिर बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2022 का ही बैलेंस शीट दिया हुआ, मतलब क्लोजिंग वाला ही तो दिया। ठीक है, क्योंकि हमें तो बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस दिया है फर्नीचर, ग्राउंड एंड बिल्डिंग। प्राइस फंड, तो प्राइस फंड में ओपनिंग बैलेंस कितना था? 25,000। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ है? 1,000, मतलब इसको इन्वेस्ट कर दिया था कहीं, 1,000 इंटरेस्ट मिला। ठीक है, फिर कितना बन गया फंड? 26,000। उससे कितना प्राइस का खर्चा किया इन्होंने? 2,000। तो अभी कितना बचा? 24। तो इस पे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर किसी फंड में पैसा हमें मिला है किसी फंड के रिस्पेक्ट में, तो उससे हुआ इनकम या एक्सपेंस उसी फंड से हमें एडलेस करके दिखाना होता है। तो देखो वही चीज यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, फिर जनरल फंड। ठीक है, उसमें ओपनिंग बैलेंस ये बोला है, डेफिसिट को यहाँ से एडजस्ट कर दिया। क्यों किया बोलो तो? क्योंकि इनका कैपिटल फंड नहीं है। देखो कैपिटल फंड कहाँ है? नहीं है ना, कैपिटल तो इधर होगा। तो जनरल फंड जो है उसी में डेफिसिट को इसीलिए एडजस्ट कर दिया। एंट्रांस फीस को ऐड किया है 1,300, मतलब एंट्रांस फीस कैपिटलाइज हुआ है। अच्छा, फिर इधर देखते हैं एसेट साइड में फर्नीचर है, ग्राउंड एंड बिल्डिंग है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस फंड का जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 20,000। अब ये मत सोचो कि 25 था, 20 के उनका मन, ठीक है, जितना वो इन्वेस्ट करना चाहे। कैश इन हैंड दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। ये कब का दिया हुआ है? 21-22 का, मतलब इसी साल का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। ठीक है, और एडवांस भी शायद 22-23, मतलब वो तो कमिंग ईयर का होगा, तो कमिंग ईयर में 22-23 का एडवांस दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। बोल रहे हैं अपकीप ऑफ ग्राउंड 600 एंड प्रिंटिंग 240 रिलेटिंग टू 2021, मतलब प्रीवियस ईयर वेयर पेड इन 21-22। तो जब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तब हम लोग को ये चीज देखना चाहिए कि हम लोगों ने 2021 का जो खर्चा है वो कब पे किया है? 21-22 में। ठीक है, 1/2 ऑफ एंट्रेंस फीस हैज बीन कैपिटलाइज्ड बाय ट्रांसफर टू जनरल फंड। तो ये जो एंट्रेंस फीस है ये कितना है? हाफ है। तो बाकी हाफ कहाँ गया होगा फिर? में गया होगा। चलो देखो इनकम एक्सपेंडिचर, ये देखो 1,300, आधा आधा। तो ये भी 1,300 है, तो वो भी कितना होगा? 13। तो टोटल एंट्रेंस फीस कितना था? वो कहाँ पर आ जाएगा? रिसिप्ट पेमेंट में, क्योंकि जब पैसा लेंगे तब तो पूरा कैश दिखाएंगे कि इतना मुझे 2,600 का एंट्रेंस फीस मिला। अब उसमें से 1,300 मुझे कैपिटलाइज करने बोला था शायद, तो इन्होंने वही किया है। ये देखो एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज होगा, तो और बाकी क्या चला जाएगा? जो कैपिटलाइज नहीं होगा वो रेवेन्यू होगा, यानी कहाँ चला जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में। ठीक है, फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2021 का कितना है? 800, मतलब ये प्रीवियस ईयर का। 21-22 का 700। तो यहाँ पर कौन सा दिखेगा बोलो? ये बैलेंस शीट में कौन सा? 700। ठीक है, क्योंकि ये तो उसके पहले का था। अच्छा, फिर बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2021 में 200 और 21-22 में फॉर 22-23 100। ये देखो 22-23 का जो एडवांस है वो तो इस साल के बैलेंस शीट में दिखेगा, क्योंकि इस साल का बैलेंस शीट दिया हुआ है तो वो दिख रहा है हम लोग। ठीक है, अब ये 4 तक हो गया और कुछ नहीं है।
यहाँ पर हम लोग को प्रिपेयर करके देना है रिसिप्ट पेमेंट और एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, तो बना, पहले स्ट्रक्चर बना लो। इलास्ट्रेशन 12 इन द बुक्स ऑफ, कोई नाम है, इन द बुक्स ऑफ एक क्लब receipt and payment account for the year ended 31st of March 2020। और एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना, और एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बोला है, यहाँ पर लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अच्छा। सबसे पहले किधर से स्टार्ट करते हैं? चलो इधर एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करते हैं। अपकीप ऑफ ग्राउंड, ठीक है, कितना है? 10,000। अब देखना पड़ेगा इसमें कोई एडजस्टमेंट था कि नहीं था। तो अपकीप ऑफ ग्राउंड में एडजस्टमेंट था 600। अच्छा, ये क्या था? 600, और ये बोला था 2021 का, जो 21-22 में पे हुआ है। अच्छा, एक एडजस्टमेंट वन में है, एक बार फिर से पढ़ लेंगे। इसके अलावा कहीं और एडजस्टमेंट है, मतलब बैलेंस शीट के अंदर इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो पेमेंट साइड में क्या लिखोगे? हाँ, बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड, बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड। अच्छा, अब हम लोग का, हाँ, इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिख रहा है? 10,000। तो पहले 10,000 लिखो, ब्रैकेट देके। हम लोग को क्या क्या दिखाना पड़ेगा? ये जो खर्चा दिख रहा है ये कैश आउटफुल पूरा है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? देखेंगे कि इसके बारे में कुछ बोला है कि नहीं। तो अभी अभी हम लोगों ने चेक किया, यहाँ पर बोला है, बोल रहा है अपकीप ऑफ ग्राउंड जो है उसमें 600 का जो खर्चा है वो 2021 का था। तो पहले बोलो 2021 का खर्चा मतलब प्रीवियस ईयर का, वो हम लोगों ने कब पे किया? करेंट ईयर में। तो मेरा कैश आउटफ्लो जिस साल हुआ, मुझे रिसिप्ट पेमेंट में उसी साल दिखाना है। तो फिर मुझे कितना दिखाना पड़ेगा? 600 का, और कैश आउटफ्लो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10,600। तो इसका मतलब और एक चीज भी हुआ, क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट नहीं है आउटस्टैंडिंग वगैरह इस साल का, तो ये जो 10,000 है ये ड्यूरिंग द ईयर का जो खर्चा है ये फुल्ली क्या है? पेड है, फुल्ली पेड है। अगर फुल्ली पेड नहीं होता तो इसका इसका कुछ आउटस्टैंडिंग दिखता ना, बैलेंस शीट वगैरह में दिखता कि नहीं दिखता? तो इस बात का मतलब ये नहीं हो गया कि हम लोग फिर कितना पेमेंट दिखा रहे हैं? 10,600, जिसमें से 10,000 हमारा ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा है। तो जितना मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में दिख रहा है उतना ही अगर मेरा रिसिप्ट पेमेंट में आ गया, तो इसका मतलब ये खर्चे का कुछ भी बाकी इस साल का नहीं है, बल्कि हम लोगों ने प्रीवियस साल वाला भी क्लियर कर दिया 600 पे करके। तो इसका मतलब ये होता है 10,600। ठीक है, ये बात समझ में आया सब? अच्छा, अब देखो सेल ऑफ न्यूज़पेपर, तो लिखो, सॉरी हम तो इधर कर रहे थे, फिर इधर चले गए गलती से, प्रिंटिंग। ठीक है, तो क्या लिखोगे? बाय प्रिंटिंग। अच्छा, बाय, हाँ इसका भी था। तो पहले लिखो 1000। ठीक है, तो प्रिंटिंग का खर्चा 1000, तो ये ड्यूरिंग द ईयर का है, बट इसमें कैश आउटफ्लो पूरा है कि नहीं उसके लिए हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं बैलेंस शीट में प्रिंटिंग का कुछ दिख रहा है? दोनों साइड चेक करते हुए जा रहे हैं, नहीं कुछ नहीं दिख रहा है।
यहाँ दिख रहा है प्रिंटिंग का भी सेम बोल रखा है, बोल रहा है कि 240 2021 का था जो हम लोगों ने 21-22 में पे किया, तो हम लोगों ने 240 का कैश आउटफ्लो किया, तो 240 यहाँ दिखेगा, तो कितना हो जाएगा। हाँ, तो इसका भी वही सेम कंसेप्ट हो गया है ना, कि 1000 जो खर्चा इस साल का था इसका पूरा कैश आउटफ्लो हो चुका है, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं होता तो क्या दिखता, आउटस्टैंडिंग, अगर कुछ प्रीपेड होता तो वो भी दिखता, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया प्रिंटिंग। तो फिर से हम लोग यहाँ पर आते हैं, सैलरी पहले लिख लो फिर देखेंगे क्या एडजस्टमेंट है। बाई सैलरीज 11,000। अच्छा, ब्रैकेट में लिखे नहीं उसके लिए एडजस्टमेंट तो देखना पड़ेगा ना। अच्छा चलो पहले देख लेते हैं, आउटर में लिखना है कि इनर कॉलम में। यहाँ कोई एडजस्टमेंट, प्राइस फंड इधर नहीं, इधर कुछ नहीं, एंट्रांस फीस सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन बस, और तो कुछ नहीं। तो सैलरी का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आउटर में कितना लिख दोगे 11,000, और इसका भी मतलब क्या हो गया, हाँ मतलब 11,000 जो ड्यूरिंग द ईयर का सैलरी था फुल्ली कैश आउटफ्लो कर चुके हैं, मतलब पेड भी है और जो खर्चा है वो दिखा भी दिया, मतलब इसमें कोई आउटस्टैंडिंग एडवांस कुछ भी हमें नहीं दिखता, ठीक है। अच्छा, फिर डेप्रिसिएशन तो नहीं आएगा। रेंट, रेंट पे जाओ, रेंट है 600, तो बाई रेंट, और एडजस्टमेंट देख लेते फिर देखेंगे कि 600 हमें इनर कॉलम में लिखना है कि आउटर कॉलम में, ठीक है। तो 600, तो यहाँ पर देखते हैं बैलेंस शीट में फर्नीचर ग्राउंड नहीं, यहाँ प्राइस फंड ये सब नहीं, यहाँ पर भी नहीं था। देखो ये पहला पॉइंट तो हम लोग का हो गया, देखो है ना, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ये और ये बाकी है, जिसमें से 3 और 4 तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड था, तो फिर ये डायरेक्ट पूरा आउटर में लिख दो 600 रेंट, तो इसका भी मतलब वही हो गया, जितना रेंट का खर्चा था फुल्ली पेड। अच्छा, अब इनकम साइड में जाते हैं, सब्सक्रिप्शन, तो इसमें तो एडजस्टमेंट था, लेकिन इसमें एक लाइन जगह छोड़ दो, टू बैलेंस बीडी बोल के, लास्ट दिन जो है वो गलत हो गया था मेरे से, कि यहाँ जगह हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है कैश बुक के तरह है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ओपनिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस के साथ होता है। अब लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, अब इसका ना हमें अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो हम लोग अकाउंट बनाएंगे फिर वहां से डेटा लेके लिख देंगे कितना होगा। तो चलो अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर में दिख रहा है 17,320, तो इसका अगर जर्नल एंट्री करोगे तो सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो टू इनकम एक्सपेंडिचर बोल के कितना लिखेंगे 17,320 टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कितना था 17,320। अच्छा, अब इसमें जो एडजस्टमेंट था वो चेक करते हैं। देखो बैलेंस शीट से भी मिल जाएगा, मान लो हमें ये एडजस्टमेंट नीचे लाइन बाय लाइन नहीं लिख के देता तो यहाँ से देख के करना पड़ता है। जैसे यहाँ बोला है एडवांस सब्सक्रिप्शन 22-23 का कितना 100, तो ये कैसा एडवांस है, क्लोजिंग, तो एडवांस लाइबिलिटी होता है क्योंकि ये इनकम था, तो ओपनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट में जाएगा तो क्लोजिंग लाइबिलिटी डेबिट में आएगा, तो टू बैलेंस CD 100, ठीक है। बोलो ये समझ में आ गया। वैसे नीचे लिखा हुआ है लेकिन हम ये बता रहे हैं अगर लिखा हुआ नहीं होता तो फिर ऐसे करके करना पड़ता। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ जाओ, ये देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 21-22 मतलब करंट ईयर, तो करंट ईयर का एडवांस सॉरी आउटस्टैंडिंग मतलब एसेट, तो ओपनिंग की क्लोजिंग, क्लोजिंग तो ओपनिंग एसेट डेबिट साइड में, तो क्लोजिंग एसेट इधर आ जाएगा, बाई बैलेंस CD कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और देखो ये बैलेंस शीट से हमें क्लोजिंग डेटा ही मिलेगा, कभी ओपनिंग डेटा नहीं मिल सकता है क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। हाँ मिल सकता है, कब मिलेगा पता है, हाँ मतलब मान लो 21-22 का सॉरी 20-21 का अगर 21-22 में भी बाकी रख दिया है, नहीं पे हुआ है, तो फिर डेटा मिलेगा, ठीक है, तब मिलेगा। और यहाँ पर देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2021 का मतलब ओपनिंग कितना 800, तो ये ओपनिंग एसेट क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, उसका आउटस्टैंडिंग एसेट होता है कि मुझे इनकम मिलने वाला था, तो हाँ 800 टू बैलेंस BD 800। फिर 21-22 का 700 जो कि हम लोग लिख लिए बैलेंस शीट से लिख, ठीक है।
फिर बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2020, मतलब ओपनिंग एडवांस यानी ओपनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा 200। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी 200, ठीक है। और यहाँ पर जो 100 वाला बात था 20 to 23 का एडवांस, वो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो रिसिप्ट पेमेंट में कितना जाएगा ये क्लोज करने से ही पता चल जाएगा। 18 to 20 to 20, अच्छा 8 हाँ ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कैश या बैंक, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में यही वाला जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यही वाला जाएगा 17,320। तो देखो ये घूम फिर के 17,320 ही आ गया। मतलब इसमें भी क्या हुआ, जितना इनकम एक्सपेंडिचर में था उतना ही हमारा रिसिप्ट हुआ है। लेकिन ये बाई चांस डेटा दोनों मैच हुआ है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हुआ है। देखो ये ओपनिंग क्लोजिंग ये सब अलग अलग है। मतलब देखो ये 200 पहले से ले रखा था, इसका मतलब ये इस साल का इनकम था। 800 पिछले साल का बाकी था, तो वो इस साल का नहीं होना चाहिए। तो ये सब एडजस्ट करके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको अब लिखो, उसमें रिसिप्ट पेमेंट में टू सब्सक्रिप्शन बोल के 17,320, सब्सक्रिप्शन हो गया। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो लिखो टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर 260। ब्रैकेट में लिखा हुआ था ओल्ड, तो मैंने भी लिख दिया है 260। अच्छा, फिर इसके बाद लेक्चर, लेक्चर में भी कोई एडजस्टमेंट तो था नहीं, क्योंकि सारा एडजस्टमेंट तो हम लोग पढ़ चुके। देखो ना, 1 हो गया, 2 बाकी है, 3 4 हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। और अगर बैलेंस शीट में देखना चाहो तो देख सकते हो, बट वो भी इतना बार गो थ्रू किया है कि वहां ऐसा कोई एडजस्टमेंट ये सब के बारे में था नहीं, ठीक है। तो लेक्चर्स 1500, तो 2 लेक्चर 15। तो फिर एंट्रेंस फीस ये कितना लिखना पड़ेगा, 2600, ठीक है। टू एंट्रेंस फीस ये हो जाएगा 2600, क्योंकि मिला है टोटल इतना ही, जिसका 50% कैपिटलाइज्ड हुआ है, 50% रेवेन्यू। तो इसका मतलब नीचे 4 एडजस्टमेंट का 4 एडजस्टमेंट ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है मिसलेनियस इनकम, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो लिखो टू मिसलेनियस इनकम 400। फिर इधर डेफिसिट दिया है, ये तो छोड़ो, इसके साथ कोई लिंक है नहीं। अच्छा, अब देखो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ये हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं। फर्नीचर, ग्राउंड एंड बिल्डिंग, ये सब तो कुछ परचेस किया ऐसा नहीं बोल रहा है। हाँ, अब ये वाला देखो, इंटरेस्ट। हाँ ये देखो, प्राइस फंड में जो इंटरेस्ट मिला तो उसका तो कैश इनफ्लो हुआ है, तो वो तो हमें लिखना पड़ेगा कितना मिला है, 1000। तो क्या लिखोगे इनकम साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड 1000। प्राइस का जो एक्सपेंस है वो भी लिखना पड़ेगा, ये वाला 2000। क्या लिखे इसको, बाई प्राइस, प्राइस बोल के लिखो 2000। अच्छा, और यहाँ पर फंड वगैरह तो नहीं आएगा, ये डेफिसिट एंट्रांस फीस ये हो गया। कैश इन हैंड लिखो 2300, ये बाई साइड में आ जाएगा, बाई बैलेंस सीडी कैश इन हैंड 2300। और तो मुझे नहीं लगता है कुछ भी है, सब तो लिख लिया हम लोग, टोटल लगा।
टोटल 27,740 कैश इन 4660. हो गया, इसमें कुछ था नहीं, बस समझ के करना होता है जब हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग का ज्यादा जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर करने का ही हैबिट होता है ना, इसीलिए। लिख लिया। ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा, अभी करो या बाद में करो, फर्क क्या कर लेते चलो। হ্যাঁ, এটা 13 হবে, এটা অ্যাকচুয়ালি ওখানে এডিশন ছিল না বলে এটা ইলাস্ট্রেশন 12 হয়ে গেছে, তোমরা 13 ही लिख, तुम लोग इसको 13 ही लिखना इलास्ट्रेशन। तो है काफी बड़ा ये क्वेश्चन। देखो बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट ऑन द डे। अच्छा, क्या क्या बोला, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट, तो बोलो ये सबसे पहले तो ये सोच लो कि कौन सा डेटा कहाँ पर जाएगा। तो सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट कहाँ जाएगा, रिसिप्ट पेमेंट में, ए सॉरी, रिसिप्ट पेमेंट बोल रहे बनाने क्या बोला है, इनकम एक्सपेंडिचर, तो ये किधर जाएगा, इनकम में। कंसल्टेंसी रिसिप्ट इनकम, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट ये बैलेंस शीट में जाएगा। डिपॉजिट, ठीक है, जैसे तुम लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हो, देखना तुम लोग से भी कोई ना कोई डिपॉजिट लिया जाता है, ठीक है, बाद में वो रिफंड भी होता है, किसी को पता होता है तो वो क्लेम करके ले सकते हो। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो डिपॉजिट दूसरे का पैसा डिपॉजिट रख रहे हो तो लाइबिलिटी है ना, तो किधर लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में। कैपिटल फंड बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, रिसर्च फंड बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, बिल्डिंग फंड बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। फिर बोले ट्यूशन फी रिसिप्ट इनकम, देखोगे कभी बिल बनता है ना कॉलेज का तो उसमें लिख देता है ट्यूशन फीस, किसी का बस बस सर्विस रहता है तो बस का बस फीस, ये सब, ठीक है। फिर बोल रहे ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट, ये ग्रांट मतलब देखो सरकार ने कोई ग्रांट दिया है हमें, तो ग्रांट हम लोग के लिए क्या होगा, इनकम, ठीक है। ग्रांट बैलेंस शीट में भी लिख सकते हो लाइबिलिटी अगर मानोगे, जैसे फंड का होता है, ठीक है, लेकिन जब जनरल ग्रांट बोला है, कोई नाम नहीं दिया, तो हम लोग इसको इनकम दिखा सकते हैं। डोनेशन इनकम, फिर वही बात आ जाता है कि डोनेशन हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, दिखा सकते हो बट डोनेशन अगर पर्टिकुलर कोई नाम से होता है तो बैलेंस शीट में दिखाना मैंडेटरी है, अदरवाइज हम लोग इसको इनकम दिखा देंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इनकम। हॉस्टल रूम रेंट, हॉस्टल रूम रेंट, देखो ये कोई स्कूल है, सॉरी कॉलेज है, तो कॉलेज में हॉस्टल है, तो हॉस्टल का रूम रेंट पे देता है ना वो लोग देते हैं। हाँ देखो, और सबसे पहला बात है कि ये ट्रायल बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में है, तो फिर ये क्या हुआ, इनकम। मेस रिसिप्ट इनकम। कॉलेज स्टोर सेल्स, मतलब कॉलेज में स्टोर है जहां से कुछ बिकता है, ठीक है, तो वो भी इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। लाइबिलिटी, स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज, मतलब ये देखो जो कॉलेज में जो स्टोर है ना जहां पर कुछ सामान बिकता है उसका स्टॉक बोला है। ओपन, हाँ ये ओपनिंग है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। परचेज, स्टोर एंड सप्लाईज का सामान। फिर बोला है, मतलब देखो ये कैसे करोगे, तो बेसिकली कॉलेज के अंदर एक स्टोर है जहां पर कुछ सामान बिकता है जिसका परचेज कितना हुआ, उसका ओपनिंग स्टॉक और कितना सेल हुआ है वो हमें बोला है। सेल भी बोला था ना, ये देखो ठीक है, कितना ओपनिंग स्टॉक था कितना परचेज। तो ये सबसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि सामान बेच के प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, सामान बेच के प्रॉफिट कितना हुआ और उस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जैसे ट्रेडिंग से ये ट्रेडिंग होगा कि नहीं होगा, स्टॉक है ना, तो ट्रेडिंग हुआ, तो अब ट्रेडिंग में क्या निकालते हो, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ वही निकालोगे कि कॉलेज जो ये सेल वेल कर रहा है तो इससे उनका प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो इस प्रॉफिट को लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जैसे हम लोग ट्रेडिंग से पीएल में करते वैसे करते हैं। मतलब बेसिकली ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये चैरिटी ही करता है। चैरिटी का मतलब कम पैसे में पढ़ाएगा, मतलब सस्ते में पढ़ाएगा, लेकिन ये चाहे तो किसी तरीके से तो अपना इनकम जनरेट कर ही सकता है। तो इनकम जनरेट करता है तो फिर वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है, क्योंकि तो फिर वो ट्रेडिंग का आइटम हो गया, फिर वो वाला कहाँ चला जाएगा, इनकम। तो क्योंकि हमें इनकम एक्सपेंडिचर बनाने बोला है तो ये चीज को हम लोग कहाँ लिखेंगे, वर्किंग नोट में लिख के दिखा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सैलरी, नहीं सैलरी दे रहे टीचिंग स्टाफ को, एक्सपेंस देखो डेबिट साइड में है। ठीक है, रिसर्च कोई कर रहा है कोई स्टाफ तो उनको पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंस। स्कॉलरशिप दे रहे हैं, एक्सपेंस। स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस। मतलब ये सारा चीज अभी एक्सपेंस एक्सपेंस तो बोल दिए, ये सब कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में, इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में। रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, गेम एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंस ये भी एक्सपेंस। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट एसेट ना, रिसर्च फंड का पैसा जो आया उसको इन्वेस्ट कर दिया तो इन्वेस्टमेंट तो एसेट होता है। अदर इन्वेस्टमेंट एसेट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में। कंसल्टेंसी एक्सपेंस, लैंड एसेट, बिल्डिंग एसेट, प्लांट मशीनरी एसेट, फर्नीचर फिटिंग्स एसेट, मोटर व्हीकल एसेट। प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, तीनों का दिया हुआ, इसका मतलब प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन बोलो, कुछ दिन पहले जिन्होंने डिप्रिशिएशन किया। এটা ধরে নেওয়া হয় যে ডেপ্রিসিয়েশনটা হতে পারে। अच्छा ना, अच्छा एक एक जन का सुनते हैं। ठीक है, नसरीन ने बोला इतना हो सकता है। अच्छा एक बार अनिता बोलो की बोलছো। अच्छा अच्छा, देखो प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, तुम लोग प्रोविजन के कंसेप्ट में बोल रहे हो, अच्छा बात है कि हम लोग डिप्रिशिएशन के लिए इतना प्रोविजन कर रख रहे हैं, ये बात ठीक है कि हम लोग मान रहे हैं कि इतना डिप्रिशिएशन होगा। लेकिन ये जो डिप्रिशिएशन है, मेरा ये कहना है क्या ये करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन है, ये जब से एसेट परचेज हुआ, जब से डिप्रिशिएशन लगना स्टार्ट हुआ है। डिप्रिशिएशन कब से लगता है, जब से एसेट रेडी टू यूज है। ठीक है, रेडी टू यूज था तब से डिप्रिशिएशन लगेगा। डिप्रिशिएशन लगना स्टार्ट हुआ तब से लेके टिल डेट, आज जो डेट है वहां तक इतना डिप्रिशिएशन हम लोग चार्ज कर चुके हैं। और प्रोविजन में रखने का मतलब हम लोग डिप्रिशिएशन को प्रोविजन अकाउंट में अगर रखते हैं तो उस केस में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेंटेन होता है वहां पर एसेट हमेशा अपना ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखता है। वहां तीन अकाउंट बनता है। कुछ दिन पहले जिन्होंने डिप्रिशिएशन किया, मैंने करवाया, तो अगर तुम लोग को याद है, जब हमें बोल देता है क्वेश्चन की प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करके क्वेश्चन करो, तो तुम लोग बनाते हो एक एसेट का अकाउंट, एक डिप्रिशिएशन का अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। उसमें एसेट पे डिप्रिशिएशन डायरेक्टली चार्ज नहीं होता, उसमें हम लोग ये नहीं लिखते डिप्रिशिएशन टू एसेट, हम लोग लिखते हैं डिप्रिशिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, ये चीज लिखा जाता है। ठीक है,
और प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन मतलब एक्यूमुलेट, ठीक है, मतलब जैसे मान लो कोई एसेट अगर 5 साल यूज हुआ, 1 2 3 4 5, तो मान लो 10 रुपए का डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ। तो अगर मुझे कोई बोले करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन, तो हम कितना बोलेंगे 10। और अगर कोई बोलेगा कि प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन मेंटेन करेंगे, तो वो बोलेगा अब तक 50 रुपीज का डिप्रिशिएशन चार्ज हो गया है। और एसेट अकाउंट में ओरिजिनल कॉस्ट में एसेट दिखेगा, मान लो एसेट कितने का है, 100 का है, तो 100 माइनस 50 कितना हुआ, 50 का एसेट बाकी है। अगर नॉर्मल मेथड से करोगे तो कैसे होता है, तो 100 से पहले 10 लेस होके दिखेगा बैलेंस शीट में, पहली साल 90, फिर नेक्स्ट ईयर दिखेगा 80, फिर उसके बाद दिखेगा 70, फिर उसके बाद दिखेगा 60, और फिर उसके बाद दिखेगा 50, ठीक है। तो ये वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस दिखाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन बात ये है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है ये कोई करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं है, ये जब से एसेट पे डेप्रिसिएशन या बिल्डिंग पे, प्लांट इक्विपमेंट या फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हुआ था, तब से लेके आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब, हाँ, तो फिर ये सब क्या है, हाँ मतलब ये सब कॉस्ट है। और एक्चुअल वैल्यू या कॉस्ट का मतलब जितने से ये एक्वायर किया गया था, यानी परचेज किया गया था, जितने से बिल्डिंग खरीदा था या बनवाया था, जो भी हो, ठीक है। तो उसका तो एक कॉस्ट होगा कि मेरा बिल्डिंग बनने का इतना खर्चा हुआ था, या मैंने किसी से खरीदा था, प्लांट एंड मशीनरी मैंने खरीदा या बनाया, जो भी हो, तो फिर ये सब मेरा क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। और इसका मतलब 16 लाख का बिल्डिंग है, जो अब तक कितने रुपए का यूज हो चुका है, 4,80,000, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कहाँ दिखाते हैं, ये इस बार चार्ज नहीं किया है, ठीक है इनकम कि स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर में तो करंट ईयर का डिप्रिसिएशन दिखाते हो, ये कहाँ दिखेगा, ये तो बैलेंस शीट में दिखेगा ना। देखो ये तो टोटल, ये तो अगर 5 साल का इसमें डिप्रिसिएशन इंक्लूड है, तो क्या 5 साल का डिप्रिसिएशन इसी साल चार्ज कर दोगे, नहीं, वो तो चार्ज होते हुए आता है ऑटोमेटिकली। अब जैसे कि इस पे जब जब डिप्रिसिएशन, मैंने अभी जो तुम लोग को 10 10 10 10 वाला एग्जांपल दिखाया, तो हर साल तुम लोगों ने कैसे लिखा होगा, डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10 10, और उसके बाद वाला एंट्री क्या किया होगा, पीएल टू डेप्रिसिएशन। तो हर साल पीएल में तो 10 10 चार्ज हुआ ही है, बट वो टोटल पे बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है, इधर 50 उधर 100, मतलब कॉस्ट एक्चुअली एक ही साइड दिखता है, जैसे ऐसे दिखेगा, एसेट 100 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 50, तो बैलेंस कितना दिखेगा 50, लेकिन हर साल 10 10 10 10 करके चार्ज करना होता है। तो क्या ये उठा के तुम लोग थोड़ी ना इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा दोगे, कैसे दिखाओगे, क्योंकि ये थोड़ी ना कोई 1 ईयर का डिप्रिसिएशन है। तो तुम लोग को निकालना पड़ेगा कि इस साल का डिप्रिसिएशन कितना है, तो उसके लिए कैसे निकालोगे, डेटा रहेगा नीचे, अभी देखते हैं क्या है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 4,80,000 का फिर क्या करना पड़ेगा, ये 4,80,000 को हम लोग यूज करेंगे कि करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन जो हो रहा है वो चार्ज कितना हो रहा है, मतलब ये बेसिकली जाएगा कहाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये बता दो, फिर हम बताएंगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, लाइब्रेरी बैलेंस शीट। आप देखो बोल रहा है मेटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम, ठीक है, मतलब जो वो लोग स्टॉक बेचते हैं ना, उसमें से कितना यूज हुआ है, बोल रहा है फ्रॉम कॉलेज स्टोर, वो बता दिया है। तो टीचिंग स्टाफ ने इतना यूज किया है, रिसर्च स्टाफ ने इतना यूज किया है, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए इतना गया है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इतना गया है, ठीक है। फिर बोल रहा है ये वहां एडजस्ट होगा, वो जो डेटा दिया हुआ था वहां पर, ट्यूशन फी रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर, ठीक है। तो फिर इसमें हम लोग का ये कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा, किधर जाएगा, एसेट साइड में, क्योंकि हमें ये पैसा मिलने वाला है ट्यूशन फीस, ठीक है, तो अभी तक मिला नहीं है। और इनकम में जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में, स्टोर सेलिंग प्राइस आर फिक्स टू गिव ए नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। तो देखो ये लोग जो वो स्टोर का सामान बेचते हैं ना, जो इसके आगे भी इसका डेटा था, तो ये कितने प्रॉफिट में बेचते हैं, 10% ऑन सेलिंग प्राइस। तो ये इंफॉर्मेशन है, इसका यूज करके हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, स्टोर का ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट को इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एट द फॉलोइंग रेट्स। तो देखो अब मिल जाएगा डेप्रिसिएशन कैसे करके प्रोवाइड करना है, बता दी, बिल्डिंग पे
5% प्लांट इक्विपमेंट, 10% फर्नीचर फिक्सचर, 10% मोटर व्हीकल, 20%, और सभी कौन से मेथड से होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि हर साल एक ही जैसा डिप्रिशिएशन हम लोग को चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, आसान है, डेटा काफी सारा है। बिल्डिंग যদি বিল্ডিং এর শুধু অরিজিনাল কস্ট দিলে আর ডেপ্রিসিয়েশনের রেট দিলে তোমরা এটা কি করে আইডেন্টিফাই করবে যে কবে কেনা হয়েছিল, কতগুলো ডেপ্রিসিয়েশন লাগাতে হবে? তোমাকে তো এই বছরের ডেপ্রিসিয়েশন লাগতে হবে। তাহলে তোমার যদি শুধু বিল্ডিং দেয়, প্রভিশন না দেয়, তার মানে ওটা ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করার পরের ভ্যালু দিচ্ছে, মানে নর্মাল মেথডে দিচ্ছে, যে প্রত্যেক বছর যে, যেমন ধরো যদি এখানে ব্যালেন্স শিটে আমি 100-তে 10 কম করলাম, তাহলে প্রথম বছর কত দিচ্ছে? 90। তাহলে তোমার ট্রায়াল ব্যালেন্সে কত দেখাবে বলো তো? ডেপ্রিসিয়েশন তোমার 10 আর এটা কত দেখাবে? 90। তো তোমার যদি অ্যাসেটটা 90-তে দেখাচ্ছে আর প্রভিশন কথাটা ডেপ্রিসিয়েশনের লেখা নেই, তার মানে এটা হয়ে গেল কি আমার এটা অ্যাসেটটা আফটার ডেপ্রিসিয়েশন দেখাচ্ছে। আর যদি ট্রায়াল ব্যালেন্সের ভেতরে প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশনও দিয়ে দিয়েছে আর সাথে সাথে অ্যাসেটও দিয়ে দিয়েছে, তাহলে আমার কি দিতে হবে? অ্যাসেট হয়ে যাবে আমার 100, প্রভিশন ফর ডেপ্রিসিয়েশন আমি যেহেতু 5 বছর ধরেছি তাহলে 50 দেখাবে, আর না হলে এরকম দেখাবে, অ্যাসেট দেখাবে। যদি আমি এইটাকেই নিই 5 বছরের ডেপ্রিসিয়েশন, তাহলে আমার এখানে অ্যাসেট দেখাবে 50, ডেপ্রিসিয়েশন কিছু দেখাবে না, রেট দিয়ে দেবে, সেটা তোমাকে চার্জ করতে হবে। আর যদি ডেপ্রিসিয়েশন ওরা ক্যালকুলেট করে দিয়ে দেবে বলে, তাহলে এখানে 10 দেখাবে, 10 এদিকে দেখাবে অ্যাসেট। তখন এটাকে তোমাকে লিখে দিতে হবে পিএল এ, আর এটা তোমার चले যাবে बैलेंस शीट। तब कभी भी प्रोविजन, देखो प्रोविजन जब दे रहा है तो ये कंफर्म है कि एसेट का कॉस्ट ही दे रखा है, नहीं तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रोविजन का मतलब है ही कि हम एसेट को कॉस्ट में दिखाएंगे और डिप्रिसिएशन को ऐड 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 करते जाएंगे। और अगर मुझे सिर्फ प्रोविजन नहीं देगा तो ये हमेशा मान के चलो कि वो फिर ये वाले मेथड से चल रहा है, मतलब डिप्रिसिएशन लेस कर करके मेरे पास एसेट का वैल्यू दिया। ठीक है, तो चलो स्ट्रक्चर बना, हम लोग को बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर, जिसके लिए तुम लोग को जगह ज्यादा रखना है और बैलेंस शीट के लिए भी ज्यादा ही जगह रखना। इलास्ट्रेशन 13। In the books of Republic College. Income and expenditure account for the year ended 31st March 2022. लिखियो स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा देखो एडजस्टमेंट क्योंकि काफी सारा है तो एडजस्टमेंट ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। एक तो डेप्रिसिएशन वाला है, ये देखो 4th नंबर पॉइंट, 3rd नंबर पॉइंट में वो जीपी निकालने के लिए दिया है, और एक ट्यूशन फीस वाला एडजस्टमेंट है, और ये भी वही वाला जीपी से रिलेटेड है। बाकी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब सारा चीज डायरेक्ट जो जहां जाना चाहिए वहां
चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो किधर लिखोगे? हाँ लिखो, बाय सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस 4,80,000। रिसिप्ट बोल के दिया हुआ तो मैंने भी लिख दिया, ठीक है, 4,80,000। कंसल्टेंसी रिसिप्ट 1,28,000 बाय कंसल्टेंसी रिसिप्ट 1,28,000। सिक्योरिटी डिपॉजिट कहाँ लिखोगे? लाइबिलिटी में 1,50,000। सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ठीक है, 1,50,000। इसके बाद है कैपिटल फंड, तो ये भी लिखना पड़ेगा, ये तो यहाँ ऊपर लिखेंगे सबसे आगे, ठीक है। कैपिटल फंड 16,06,000, 16,06,000। अच्छा, फिर रिसर्च फंड, तो यहाँ लिख देते हैं रिसर्च फंड, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ये कितना था? 8 लाख। उसके बाद भी कोई फंड ही, बिल्डिंग फंड 25 लाख लिखो, रिसर्च फंड के नीचे लिख दो बिल्डिंग फंड 25 लाख। फिर है प्रोविडेंट फंड 5,10,000। प्रोविडेंट फंड 5,10,000। प्रोविडेंट फंड, ठीक है, लिखे। ट्यूशन फी रिसीट, तो ये किधर लिखोगे? इनकम साइड में, बाय ट्यूशन फीस रिसीट। अच्छा, इसमें एडजस्टमेंट होगा ना, वो एक बैकवर्ड क्लास का ट्यूशन फीस जो रिसीवेबल, 8 लाख, और इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, ठीक है, वो जितना आएगा अमाउंट तब देख के लिख देंगे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। अभी यहीं से करते नहीं तो इतना सारा इधर उधर हो जाएगा। ग्रांट से 5 लाख लिखो, ग्रांट 5 लाख, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं। फाइव लाख, ठीक है, लिखियो ग्रांट 5 लाख। इसके बाद बोला है डोनेशन 50,000, लिखो बाय डोनेशन, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। डोनेशन के बाद है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,85,000।
1,85,000। लिखियो 1,85,000। फिर उसके बाद हॉस्टल रूम रेंट लिखो, बाई हॉस्टल रूम रेंट 1,75,000। बाई हॉस्टल रूम रेंट 1,75,000। फिर है मेस रिसिप्ट 2 लाख। मेस मेस से थाक के बोले ना पीजी टाइप, वही हॉस्टल फैसिलिटी मेस फैसिलिटी। अच्छा ये हो गया कॉलेज स्टोर सेल्स। ठीक है, तो ये हम लोग कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग में, लेकिन हमें तो ट्रेडिंग दिखाने बोला नहीं है, तो इसको हम लोग वर्किंग नोट में दिखा लेते हैं और इसका इम्पैक्ट हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्किंग नोट बने, कॉलेज स्टोर सेल्स 7,50,000। तो सेल्स किधर लिखोगे, इधर बाई सेल्स 7,50,000। फिर बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये कहाँ लिखोगे, लाइबिलिटी साइड में लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,25,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,25,000। फिर इसके बाद स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज ओपनिंग, तो वही एडजस्टमेंट सॉरी वर्किंग नोट में 2 ओपनिंग स्टॉक बोल के 3 लाख। 2 ओपनिंग स्टॉक 3 लाख। फिर परचेज वही स्टोर और सप्लाईज का 8 लाख, तो क्या लिखेंगे, 2 परचेज 8 लाख। फिर सैलरी टीचिंग स्टाफ का 8,50,000, तो वो किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में। 2 सैलरीज 8,50,000। टीचिंग स्टाफ का टीचिंग बोल के लिखा हुआ था 8,50,000। सैलरीज टीचिंग बोल के 8,50,000 लिखे हो। फिर इसके बाद रिसर्च वाले का, ठीक है, टीचिंग स्टाफ का 8,50,000, रिसर्च का 1,20,000, तो लिखो रिसर्च 1,20,000। हम और सैलरी नहीं लिख रहे, इसके नीचे ही लिखते हैं रिसर्च कितना था, 1,00,000। फिर स्कॉलरशिप का खर्चा 80,000 लिखो। 2 स्कॉलरशिप 80,000। स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंसेस 38,000। इसको इनर कॉलम में लिखो, क्यों बताते हैं, वेलफेयर एक्सपेंस 38,000 बताते क्यों इनर कॉलम में लिखने बोला। देखो यहाँ पर जब हम लोग एडजस्टमेंट में आ रहे हैं, देखो एडजस्टमेंट हमेशा 2 बार पुट होता है, जैसे कि देखो इसका क्या होगा, ये जो ट्यूशन फीस है एक बार हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा और एक बार बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये डेप्रिसिएशन तो तुम लोग को पता ही है, एक बार पीएल में जाएगा, एक बार बैलेंस शीट से लेस होके पुट होगा। इसका बताते हैं कैसे होगा। और यहाँ पर देखो मेटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम फ्रॉम कॉलेज स्टोर, तो बोल रहे कॉलेज स्टोर से टीचिंग स्टाफ ने कितना मेटेरियल लिया, रिसर्च वालों ने, मतलब ये सब उनको दिया गया। ठीक है, मतलब टीचिंग स्टाफ को जब जैसा जो जरूरत हुआ उनको प्रोवाइड किया गया, कहाँ से, स्टोर से। जैसे
सोल प्रोप्राइटर का क्वेश्चन करते हो तो वहां पर होता है ना कि ड्रॉ ड्रॉ किया, परचेज सॉरी स्टॉक ड्रॉ किया, तो हम लोग परचेज को क्या करके दिखाते हैं, कम करके दिखाते हैं। तो यहाँ भी हम लोग कॉलेज में जो स्टोर है वहां से हम लोग अपने टीचिंग स्टाफ को, रिसर्च स्टाफ को, स्टूडेंट के लिए जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट वेलफेयर का कितना, स्टोर से कितना खर्चा हुआ है, तो हाँ, तो वो एक्सपेंसेस में ये वाला और भी हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये दो जगह पे पुट होगा, तो एक बार ऐड हो जाएगा खर्चे में, ठीक है, और एक बार कहाँ जा रहा है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये खर्चा है। तो दो जगह दिखाओगे ना, जैसे सोल प्रोप्राइटर का सोचो, वो परचेस को कम करता है, और क्या कहाँ दिखाता, परचेज से कम करके दिखा सकते हो, आप कंजम्पशन बोल के दिखा सकते हो, कंजम्पशन बोल के बाई साइड में जैसे सेल दिखाया है, जैसे देखो ये लोग बाहर के लोगों को भी बेचते हैं, प्लस अपने जो टीचर है, रिसर्च स्टाफ है, स्टूडेंट है, उनको भी देते हैं, तो उसके लिए वो कंजम्पशन दिखा दोगे, वो कॉस्ट में दिखेगा। तो सोल प्रोप्राइटर का जब होता है तो उसको क्या दिखाते हो, ड्रॉइंग्स नहीं दिखाते हो, स्टॉक कम हुआ ड्रॉइंग्स दिखा दिया, तो यहाँ भी ये सब क्या है, ड्रॉइंग्स है, ठीक है। तो ये एक बार हम लोग कहाँ दिखाएंगे, एक बार हम लोग दिखाएंगे स्टूडेंट वेलफेयर वाले खर्चे में, तो कितना है 75,000, तो ये खर्चा इन काइंड है, ठीक है। ये एक्सपेंसेस क्या हो गया, इन काइंड, काइंड मतलब कुछ सामान के थ्रू से ना, जैसे कॉलेज स्टोर में तो कुछ बिकता होगा, पेन पेंसिल कॉपी किताब कुछ बिकता होगा, तो वो दिया है ना, तो वो खर्चा हो गया। तो यहाँ पर ऐड कर दो, হ্যাঁ সবগুলোতেই হবে। আচ্ছা এগুলোতে আমি করলাম না, না আচ্ছা ঠিক আছে, অ্যাড করে দেবো নিচে, নিচে একসাথেই অ্যাড করে দেবো। এইটাতে জায়গা রেখেছি যখন করে দিচ্ছি, এটাতে এসব ब्रैकेट डाल के ऐड कर दो, लिखे क्या इसको, लिखना क्या चाहिए, मेटेरियल सप्लाईज कर दो, ऐड मेटेरियल सप्लाईज 75,000 कितना हो जाएगा, हम्म, ठीक है। तो ये कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये खर्चा ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया हुआ था कि स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस में ये भी आना चाहिए, जो दिया हुआ नहीं था हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। और एक बार कहाँ लिखोगे, ये कंजम्पशन में चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बाई क्या बोल के लिखोगे, बाई लिख दो यहाँ पर कंजम्पशन बोल के, जैसे सेल हुआ तो वैसे, सेल हुआ तो स्टॉक कम हुआ, वैसे कंजम्पशन होने से स्टॉक कम होगा, तो ये कंजम्पशन किसका लिखा हम लोगों ने, स्टूडेंट वेलफेयर 75,000, स्टूडेंट वेलफेयर 75। तो अब तुम लोग ये मत सोचना कि ये तो वर्किंग नोट में आ रहे तो इसका इम्पैक्ट दो बार कहां से आएगा, आएगा ना, ये सबको एडजस्ट करके ही तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग बनाने नहीं बोला है। तो ये तो बेसिकली क्या बन रहा है, ट्रेडिंग ही तो बन रहा है, वो ट्रेड ही तो करते हैं इसका, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ तक देखा, ये 38,000, फिर बोल रहे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,12,000 लिखो, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो ये डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंडिचर में लिखना पड़ेगा, टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,12,000, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, इसमें कोई एडजस्टमेंट था, था, हाँ। तो ये यहाँ पर स्टोर से गेम्स वालों के लिए भी, मतलब गेम्स और स्पोर्ट्स आइटम भी रखते होंगे, तो 25,000 तो वो भी चीज इनका गया, तो वो भी खर्चे में ऐड हो जाएगा। तो लिखो फिर, यहाँ तक आ गया, टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंस 50,000, और ऐड कर देंगे मेटेरियल सप्लाईज 25,000, तो कितना हो जाएगा 75,000, और एक बार 25,000 को कहाँ लिखोगे, वो जो कंजम्पशन लिखा है ना वहां,
यहाँ पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स কত ছিল 20,000। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 65,000। टू मिसलेनियस एक्सपेंस 65,000 है, 65। टू मिसलेनियस एक्सपेंस 65,000। फिर रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, इसको कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में 8 लाख एसेट साइड में। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, तो ऊपर तो कुछ एसेट्स जाएगा, लैंड बिल्डिंग उतना जगह रख दो, लैंड जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर जाएगा, उसके बाद से इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो, तो यहां से लिख दो रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट। एट लाख, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। फिर अदर इन्वेस्टमेंट, उसके नीचे ही लिख दो, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 18,50,000 अदर इन्वेस्टमेंट। $18,50,000 अदर इन्वेस्टमेंट के बाद है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 5,10,000, वो भी यहीं पर आएगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 5,10,000। अच्छा, फिर इसके बाद है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस, तो फिर ये एक्सपेंडिचर में लिखना पड़ेगा। टू सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 4,50,000। टू सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस 4,50,000। फिर इसके बाद कंसल्टेंसी, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 28,000। टू कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस 28। अच्छा, इसके बाद लैंड, ये कहाँ लिखोगे? इसमें लेकिन कोई डेप्रिसिएशन होता नहीं, तो इसको आउटर में डायरेक्ट लिख दो, 1 लाख। लैंड में थोड़ी ना कोई डेप्रिसिएशन होता है, वो चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इसके बाद बिल्डिंग 16 लाख। इस पे लगाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, तो एक लाइन जगह रख देंगे, ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी 8,50,000। प्लांट एंड मशीनरी 8,50,000, इस पे भी डेप्रिसिएशन था। अच्छा, फिर इसके बाद है फर्नीचर फिटिंग्स, इस पे भी डेप्रिसिएशन था, 6 लाख। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 6 लाख लेस डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये तीनों डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट हो जाएगा तो उसको हमें कहाँ लिखना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बस वही चीज डेटा बाकी है, तो ये लिख के फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ये देखो, ये हो गया हम लोग का। ये यहाँ पर फर्नीचर एंड फिटिंग्स दिया है, मोटर व्हीकल, अच्छा मोटर व्हीकल नहीं लिखा, मोटर व्हीकल 1,80,000। मोटर व्हीकल में भी डेप्रिसिएशन था, मोटर व्हीकल 1,80,000, लेकिन मेरा जगह यहाँ कम पड़ गया, तो क्या नीचे लिखेंगे और क्या करेंगे? मोटर व्हीकल 1,80,000 लेस डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर
डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो उसको हम लोग कैलकुलेशन में दिखाते कैसे करके होगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, अच्छा ये रहने दो, दिखाते कैश एट बैंक 6,42,000 लिखो, कैश एट बैंक 6,42,000। कैश एट बैंक 6,42,000। लाइब्रेरी 3,60,000, इसके लिए भी ऊपर जगह होना चाहिए, मतलब फिक्स्ड एसेट में, मतलब 4 डेटा और जगह रखना चाहिए था, मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, उसके बाद आ जाता मोटर व्हीकल और लाइब्रेरी, उसके बाद जो है बाकी चीज आना चाहिए था। और तुम लोग का जगह बचा है तो वैसे करके ही लिखना है, मैंने नीचे लिखा है बोल के तुम लोग मत लिखो। अच्छा लाइब्रेरी लिख दिया। अच्छा अभी ये वाला आते हैं कंज्यूम्ड में, टीचिंग स्टाफ का 50,000, वो हम लोगों ने लिखा नहीं है, कहां पर बोलो तो ये एक्सपेंडिचर में, ठीक है। ये टीचिंग स्टाफ का यहाँ पर हम लोगों ने लिखा नहीं है, तो अब अलग से लिख दो क्योंकि जगह नहीं है। अगर तुम लोग का जगह है, तुम लोग का भी कहाँ से होगा जगह, जब मैंने लिखा है जगह रखवाए नहीं, तो यहाँ पर लिख देते मेटेरियल एंड सप्लाईज बोल के लिख दो टीचिंग स्टाफ का। अगर जगह होता ना तो वहीं पर ऐड कर देते, जैसे बाकी चीजों का किया ना, तो वैसे ही उसमें ऐड कर देने से ही हो जाता। टीचिंग और रिसर्च ये दोनों लिखना भूल गए, 50 और 1,50,000, टीचिंग का 50 और रिसर्च का, हाँ 1,50,000, और ये दोनों ही कंजम्पशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। टीचिंग का 50, इधर आ जाओ यहाँ पर, टीचिंग का 50 और रिसर्च 1,50,000, ठीक है। तो देखो ये सब दो जगह पे हम लोगों ने लिख लिया, एडजस्टमेंट है। एक बार हम लोगों ने एक्सपेंडिचर में लिखा और एक बार हम लोग जो ट्रेडिंग बना रहे वहां पर लिखा। अब ट्रेडिंग वर्किंग नोट में क्यों बना रहे, क्योंकि उसको हमें डायरेक्टली बनाने के लिए नहीं बोला है, इसीलिए, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर ट्यूशन फी रिसीवेबल, ये लिख दो। अब 80,000 जगह बचा के रखा था ना, 80,000 रिसीवेबल, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 80,000, कहां पर था, बाई साइड में, मतलब इनकम साइड में थर्ड नंबर पॉइंट में था ट्यूशन फीस रिसीवेबल ये वाला, तो 8,80,000। और ये एक बार कहाँ पुट हो जाएगा, लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग, ये सॉरी लाइबिलिटी नहीं, एसेट साइड में ना, ये तो इनकम है ना, ये रिसीवेबल था हमारा, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। तो यहाँ लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 80,000। तो ये स्टोर सेलिंग प्राइसेस आर फिक्स्ड, अब बोल रहा है कि 10% प्रॉफिट कमाते हैं बेच के, ठीक है। तो फिर ये कहाँ पर या दिखा सकते हैं, यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो फिर बेचा कितने में, 7.5 लाख, तो इस पे 10% प्रॉफिट यानी कितना हो जाएगा, 75,000। अब ये मत बोलो कि ये सब पे क्यों प्रॉफिट नहीं कमाए, क्योंकि ये सब बेचा थोड़ी है, अपने स्टोर से ये कैटेगरी के लोगों को जब जरूरत पड़ा तब सप्लाई हुआ था, तो वो खर्चा दिखा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब टीचर पढ़ाने जाएगा वो थोड़ी ना अपने साथ कुछ लेके जाएगा, वो तो कॉलेज को ही प्रोवाइड करना होता है ना, ब्लैक बोर्ड हो गया, जो भी जहां भी जो भी यूज कर रहे हैं, तो फिर वो सब सप्लाई अपने स्टोर से किया है, वो बोल रहा है। और स्टूडेंट को चाहे तो कॉलेज बेच सकता है, जो कि प्राइवेट कॉलेज वगैरह में होता है, बट ये तो एनपीओ है ना, तो उनके वेलफेयर के लिए ये खुद प्रोवाइड करता है। अच्छा तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, अच्छा ये जीपी तो निकल गया, ये इसको किधर लिखोगे, हाँ तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में लिखो, बाय प्रॉफिट फ्रॉम स्टोर सेल बोल के लिख दो, हाँ भाई ट्रेडिंग 75,000, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर अब ये डेप्रिशिएशन वाला पॉइंट, ठीक है।
अच्छा, अब ये बाकी देखो सब हो गया, सिर्फ डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट हम लोग का बाकी है। और इसको एक बार क्लोज कर लो, ये ट्रेडिंग अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा ना, तो क्लोज होने से क्या आ सकता है बोलो, कुछ बैलेंस आ सकता है, आएगा तो किधर आएगा ये बताओ। हाँ, क्योंकि देखो अगर क्लोजिंग स्टॉक कुछ रहा तो ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, प्रॉफिट निकल गया, सेल्स निकल गया, इसके अलावा यूज जो कॉस्ट पे हुआ वो निकल गया, तो बाकी अगर कुछ बचा हुआ है तो वो मेरा क्या दिखेगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो टोटल लगाओ कितना हो रहा है, ये दिखे तो 11,75,000, इधर भी हो गया 11,75,000, तो कुछ आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो वो कहाँ लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक स्टोर का 1,25,000, क्लोजिंग स्टॉक स्टोर का 1,25,000। देखो क्लोजिंग स्टॉक तो दो ही जगह जाता है, एक तो बैलेंस शीट में, एक ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में तो लिख लिया हम लोगों ने, मतलब निकला हम लोग का, तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक स्टोर का 1,25,000। ठीक है। अच्छा, अब रहा जो डिप्रिशिएशन वाला पॉइंट है उसको कैसे करेंगे, तो वर्किंग नोट नंबर 2 बना। अच्छा, कौन कौन से एसेट पे हमें डिप्रिशिएशन लगाने के लिए बोला है, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मोटर व्हीकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं बिल्डिंग, तो इस पे कितना लगाने को है, देखो 5%, प्लांट इक्विपमेंट पे 10%, तो ये पहले यहाँ पर लिख देते हैं, प्लांट मशीनरी पे 10%, और फर्नीचर फिक्सचर पे 10%, फर्नीचर फिक्सचर पे 10%, और एक है मोटर व्हीकल पे 20%, तो यहाँ लिख देते हैं मोटर व्हीकल पे 20%। ठीक है, तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, पहले बोलो हम लोग को कौन सा डिप्रिशिएशन चाहिए, करेंट ईयर। ठीक है, कौन से मेथड से लगाने बोला है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाने का मतलब होता है कि ओरिजिनल कॉस्ट पे वो रेट को चार्ज कर दो। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है बिल्डिंग का, उस पे कितना चार्ज करोगे, कितना हो जाएगा 80,000। ठीक है, तो ऑलरेडी कितना डिप्रिशिएशन चार्ज है, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, वो कितना चार्ज है देखो, क्योंकि उसका तो कुछ तो करना पड़ेगा, 4,80,000। मतलब ये अभी जो डिप्रिशिएशन चार्ज करोगे उसके पहले तक का इतना था, प्लस अभी हम लोग कितना डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, डिप्रिशिएशन फॉर करेंट ईयर हो जाएगा 16 लाख का, क्योंकि बिल्डिंग का कॉस्ट जो है वो कितना है 16 लाख है, इस पे 5%, क्योंकि हमें एसएलएम में चार्ज करने बोला है, कब खरीदा है कुछ नहीं बोला है, तो पूरे एक साल का। ठीक है, मतलब यहाँ में कुछ टाइम तो कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, ये तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है हमारे साथ, तो ये कितना हो गया 80,000। तो अब इस साल को मिला के टोटल प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन कितना हुआ, 5,60,000। अब इसको लिखोगे कैसे, सबसे पहला बात है 80,000 किधर लिखोगे, नहीं तब गलत हो जाएगा, बता देंगे, पहले एक्सपेंडिचर में लिख लो। ठीक है, क्या लिखोगे, टू डेप्रिशिएशन, सबसे पहले हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, बिल्डिंग, टू डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग 80,000, ये करेंट ईयर का है तो लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ ये जो बिल्डिंग 16 लाख का दिख रहा है ये क्या है, कॉस्ट है, तो अगर तुम लोग सिर्फ 80,000 चार्ज करोगे तो एसेट का वैल्यू तो ज्यादा दिखेगा, क्योंकि 16 लाख तो खरीदा था तब उसका वैल्यू था, तो तुम लोग को यहाँ पर क्या दिखाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। तो यहाँ सिर्फ डेप्रिशिएशन लेस करने से नहीं होगा, क्या लेस करना पड़ेगा, प्रोविजन। ठीक है, तो ये सिर्फ डेप्रिशिएशन लिखने से नहीं होगा, अगर तुम लोगों ने मेरे जैसा लिख दिया है तो सामने पी डॉट लिख दो, जगह नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन कितना हुआ 5,60,000, तब ना एसेट का ट्रू वैल्यू दिखेगा। अगर हम लोग इस साल का दिखाएंगे तो जब परचेज किया था, मान लो ये 10 साल पहले परचेज किया, तो उस पर सिर्फ अगर आज का डिप्रिशिएशन लगाओगे तो वो तो ओवर वैल्यूड दिखेगा, तो कितना आ रहा है माइनस में 10,40,000।
समझ में आया कैसे करके इसका एडजस्टमेंट होगा। अब सेम तरीके से प्लांट एंड मशीनरी, उसपे पहले लिखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब अभी तक प्लांट मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, 5,10,000, ठीक है। और ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, तो प्लांट मशीनरी कितने का था, तो देखो बैलेंस शीट में लिख रखा होगा 8,50,000, जो कि इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 8,50,000, कितना करके लगाएंगे 10%, पूरे एक साल का, तो कितना हो जाएगा 85,000। तो टोटल कितना हो गया 5,95,000। तो 85,000 एक बार लिखना है एक्सपेंडिचर में, कितना है 85। देखो क्योंकि हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है ड्यूरिंग द ईयर का होता है, तो फिर इस साल का जितना है उतना ही लिखना है, लेकिन बैलेंस शीट में क्या दिखाता है कि एसेट का वैल्यू बचा हुआ कितना है, तो बचा हुआ वैल्यू दिखाने के लिए टोटल डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, तो वही हम लोग कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 5,95,000 माइनस कर ले 2,55,000। फर्नीचर फिटिंग 6 लाख का था, ठीक है, इस पे प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बोला था इस क्वेश्चन में, तो इनको ओरिजिनल कॉस्ट तो देना ही था, अगर ओरिजिनल कॉस्ट नहीं देगा तो तुम लोग कैसे करके चार्ज करोगे एसएलएम में, ठीक है। तो अगर ये लोग प्रोविजन मेथड नहीं दिखाते यहाँ, तो अलग से भी इनको कॉस्ट दिखाना पड़ता, नहीं तो कैसे दिखेंगे, ठीक है। तो फिर फर्नीचर फिटिंग्स 3,36,000 एट डेप्रिसिएशन फॉर करेंट ईयर कितना था 6 लाख इंटू 10% इंटू 12/12 माने 60,000, तो टोटल हो जाएगा 3,96,000। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में लेस हो जाएगा 3,96,000। हाँ। 2,04,000 और जो डिप्रिसिएशन करेंट ईयर का हुआ 60,000, वो हम लोग को लिखना है एक्सपेंडिचर में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो देखो ये प्रोविजन का यूज किया हम लोगों ने, कहा किया बैलेंस शीट में किया, ठीक है। ये 4,80, 5,10, 3,36 सभी यूज किया, कैसे किया उसमें और भी ऐड करके, वो वर्किंग नोट में दिख रहा है, मतलब ये मत सोचो कि हम लोगों ने सब डेटा तो लिखा, ये तो कहीं नहीं लिखा, लिखा ना, कहाँ लिखा बैलेंस शीट में, बस उसका वैल्यू चेंज हो गया। अब तुम लोग अगर बोलोगे कि हम लोग ये जो चीज यहाँ दिखा रहे हैं वर्किंग नोट में, इसको तुम लोग बैलेंस शीट में दिखा दोगे, कर सकते हो, लेकिन उसमें ज्यादा जगह चाहिए, तब तुम लोग को क्लियरली दिखेगा कि ये बैलेंस शीट में आ रहा है। लेकिन बात तो एक है ना, मेरा यूज होने से मतलब है, तो 5,60,000 में ही तो 4,80,000 क्या है इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, मोटर व्हीकल का किसी तरीके का प्रोविजन पहले से था नहीं, तो इसका इस साल ही लगेगा वैल्यू, जो कि 20% लगाना है, तो यहाँ पर 20%, तो इसका कॉस्ट कितना था 1,80,000। तो इसका वर्किंग नोट का क्या करें, इसको डायरेक्टली यहाँ पर लगा देते 20%, 36,000। कब खरीदा है कुछ नहीं बोला है, तो पूरे साल का दिखा दिया, कितना हो जाएगा 1,44,000 होगा। और ये 36,000 यहाँ पर दिखाना पड़ेगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 36,000। अब जो टास्क है इसको सही तरीके से ऐड करना, करके देखो कितना आ रहा है। चार लाख 5 लाख हाँ टोटल
26,73,000 এদিকে আসছে তো, মানে ক্রেডিট সাইডে তো। হুম। $26,73,000 90 तो हाँ। टू सरप्लस 3,90,000 হ্যাঁ, তুমি কত 19 বলছো? না, 90 আসার কথা, চেক করো তাহলে। 3,90,000 আসার। আচ্ছা 19ই হবে বোধহয় আমার, তাহলে আচ্ছা আমি চেক করে নিচ্ছি এক মিনিট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 19ই আছে। হ্যাঁ 19ই আছে, ঠিক আছে। 3,19,000 सरप्लस। अब इसको क्या करना है, कैपिटल फंड में ऐड। 3,09,19 25,000 अब ऐड करना। लाइबिलिटी साइड। আমি লিখে দিলাম, চেক করে দেখ। 61,10,000। ठीक है, क्वेश्चन उतना कुछ टफ नहीं है, करने में ही जो टाइम लगा। और मेन इसमें एडजस्टमेंट जो है वो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, वो समझ में आ गया तो बाकी सारा चीज हो जाएगा। और हाँ एक चीज कि ये जो है यहाँ पर ये कंजम्पशन वाला, कि यहाँ पर एक ट्रेडिंग बनेगा, कंजम्पशन को क्या ट्रीट करना है, बस इसके अलावा इसमें कुछ खास बात नहीं था। ठीक है। अच्छा, एक इलास्ट्रेशन 8 मैंने बाकी रखा है, उसको एंड में करेंगे बोल के मैंने बाकी रखा है। तो अभी हम लोग कुछ छोटा क्वेश्चन लेते हैं, जो टाइम है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 अभी नहीं करेंगे क्योंकि देख रहे हो कितना सारा एडजस्टमेंट है। 2 कर लेते हैं और हो सके तो 3। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें बोला है During the year ended 31st March, Sachin Cricket Club received subscription as follows. तो subscription received हुआ है for year ending 31st March 21 12,000 और 22 को 6,15,000, ये received बोल दिया है। ठीक है, तो मतलब कैश इनफ्लो। और फॉर ईयर एंडिंग 31st March 23 18,000, तो टोटल 6,45,000 रिसीव हुआ है। 500 मेंबर्स है, एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना है 1,500 पर मेंबर। तो अगर हम लोग पर मेंबर से जो रिसीव करें उसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल जो मिलेगा वो क्या मिला, मतलब वो कैश रिसिप्ट है कि वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्या हो। हाँ, अब उसमें से कितना मिला नहीं मिला वो तो हमें यहाँ पर दे रखा है बाइफर्केशन, वो देखने से ही पता चलेगा। वैसे तो हो रहा है 15 into 5 45, मतलब 4,50,000 हो रहा है शायद। 15 × 5 = 75, हाँ 7,500। हाँ
अब देखो बोल रहा है 31st March 2022 a sum of 15,000 was still in arrear for subscription for the year ended 31st March 21. Ascertain the amount of subscription that will appear on the credit side of the income and expenditure account for the year ended 31st March 2022. Also show how the items will appear in balance sheet as on 31st March 21 and the balance sheet as on 22. तो दोनों बैलेंस शीट में कैसे appear करेगा और उसके साथ साथ इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे ये अपियर करेगा, ये हम लोग को दिखाने के लिए बोला है। ठीक है, चलो देखो ऐसे। तो एक तो हम लोग दिखाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर, तो एक इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ यहाँ पर। ठीक है, मतलब इसके इस क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन ही मेन है कि कैसे करके इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे। अकाउंट बुक तो ऐसे करना पड़ेगा इसमें, देखो इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो एक्सट्रैक्ट, क्योंकि सारा डेटा तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन ऑफ सचिन क्रिकेट क्लब, मतलब जो नाम, या फिर इन द बुक्स ऑफ करके भी लिख सकते हो उसको, फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2022। अच्छा, तो इनकम एक्सपेंडिचर में किधर दिखाओगे सब्सक्रिप्शन को, इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ क्या आना चाहिए, ड्यूरिंग द ईयर का इनकम। तो अगर 500 मेंबर्स है और 1500 करके एक एक जन देगा तो इनकम कितना होना चाहिए, 7,50,000 हो गया इसका पहला। ठीक है, और दो बैलेंस शीट बनाने बोला है, बैलेंस शीट, हाँ, एक ओपनिंग का एक क्लोजिंग। बैलेंस शीट ऑफ सचिन, না এটাতে সাবস্ক্রিপশন অ্যাকাউন্ট বলেন, as on 31st of March 2021 ब्रैकेट में लिखना है एक्सट्रैक्ट। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में पूरा प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है कि ये एक्सट्रैक्ट लिखना चाहिए, क्योंकि सारा डेटा जब नहीं होता है तो उसको एक्सट्रैक्ट, बाकी तो स्ट्रक्चर वगैरह तो बनाना ही पड़ेगा, लाइबिलिटीज और इधर लिखेंगे एसेट। अच्छा, तो हम कौन सा बैलेंस शीट बना रहे हैं, 21 का, मतलब प्रीवियस ईयर का ओपनिंग। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, तो देखो इंफॉर्मेशन क्या है, यहां से देखते हैं। बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड हुआ है 21 का 12,000, तो फिर ये आउटस्टैंडिंग था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 12,000। अच्छा, और कुछ है क्या, नहीं देखते। फिर बोल रहा है 22 का रिसीव है, वो तो 22 से रिलेटेड है, 21 से, ये 23 में रिसीव, 23 का रिसीव किया था एडवांस, तो वो 22 में किया होगा। और 31st March 22 a sum of 15,000 was still in arrear for subscription for the year ended 21। 21 का अभी भी 15,000 बाकी, तो फिर और आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा 15। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बोल रहा है कि 31st March 21 का सब्सक्रिप्शन अभी भी बाकी है। कब बाकी है, 22 में। और भी एक बाकी था जो कि हम लोगों ने रिसीव कर लिया, मतलब 12,000 रिसीव कर लिया, जो भी 21 का बाकी था उसमें 12,000 रिसीव किया है 22 में, बट अभी भी कितना बाकी है, 15,000। तो आउटस्टैंडिंग, हाँ, तो फिर यहाँ पर 12,000 और इसमें ऐड कर दो, मतलब ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 27। और एक बैलेंस शीट बनेगी,
और एक बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट ऑफ सचिन क्लब एज ऑन 31st of March 2022 वाला, ठीक है, एन एक्सट्रैक्ट। लाइबिलिटीज और एसेट्स। अब क्या क्या लिख सकते हैं? हाँ, अब यहाँ से देखो, फिर से बोल रहा है कि यहाँ एक देखो एडवांस, तो ये लाइबिलिटी है 18,000, तो लिखो एडवांस सब्सक्रिप्शन 18,000, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जिसमें से 2021 का कितना बाकी है जो अभी ऐड किया, 15,000, ठीक है, और 21-22 का कुछ अगर बाकी है तो वो भी लिखना पड़ेगा, तो वो तो हम लोग को चेक करके देखना पड़ेगा 21-22 का कुछ बाकी है कि नहीं। तो कैसे चेक करोगे? तो देखो ऐसे वैसे कर सकते हो, बट अच्छा देखो कर पाते हो कि नहीं, बताओ कितना होगा। 1,35,000 सही हुआ है। देखो हम लोग का टोटल इनकम कितना होना चाहिए, 500 इंटू 1500 7,50,000, ठीक है, हम लोगों ने रिसीव कितना किया है, तो बाकी क्या हो गया आउटस्टैंडिंग, ठीक है, तो यहाँ पर 7,50,000 हम लोग का इनकम होना चाहिए, जिसमें से हम लोगों ने इस साल रिसिप्ट किया है, मतलब इस साल का रिसिप्ट किया है, इस साल नहीं, इस साल तो रिसिप्ट किया है 6,45,000, इस साल के लिए 22 के लिए पर्टिकुलरली रिसिप्ट किया है 6,15,000, तो इस बार आउटस्टैंडिंग कितना बच रहा है 1,35,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 1,50,000, तो ये चीज हमें दिखाना पड़ेगा। और अगर कोई ये वाला नहीं कर पा रहे हो, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके से नहीं समझ सकते हो तो एक दूसरा ऑप्शन है, क्या है, क्या बना लोगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लोगे तो हो जाएगा। तो देखो हम बना के दिखा देते हैं, बना लो, कभी इसी क्वेश्चन में दे दिया बनाने के लिए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लोगे तो उसमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमें रिसीव्ड किया है 12 6,15,000 और 18 करके 6,45,000, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कैश या बैंक, ठीक है। तो कब कब का रिसीव हुआ है, 21, मतलब 2021 21 22 22 23, 12,000 6,15,000 12,000 6,15,000 और 18,000, टोटल 6,45,000। तो देखो 22-23 का जो रिसीव किया है, क्योंकि हम लोग का अकाउंट कब का बन रहा है 21-22 का, तो ये मेरा क्या है एडवांस, तो एडवांस मेरा लाइबिलिटी होता है, क्लोजिंग एडवांस इधर आएगा, टू बैलेंस सीडी कितना लिख देंगे 18,000, और क्योंकि ये 12,000 हमारा 2021 का रिसीव किया है, तो फिर ओपनिंग में हमारा क्या था एसेट, ठीक है, कितना था 12,000। अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि 500 इंटू 1,500 इनकम होना चाहिए, तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 500 इंटू 1,500 7,50,000, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोल रखा है कि 31 मार्च 22 को हम लोग का 15,000 अभी भी बाकी है, जो कि 31 मार्च 21 का है, तो फिर 21 का और आउटस्टैंडिंग निकल के आए हैं कितना 27,000 हो गया, ठीक है। और इधर हम लोग जब आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे तो हम लोग का 2021 का कितना दिखाएंगे 15,000, ठीक है, ये क्लोजिंग में भी आ जाएगा, ये ओपनिंग में भी था, क्योंकि पे नहीं हुआ तो ये क्लोजिंग में भी आ गया, ठीक है। अच्छा फिर इधर बोल रहा है
बस ये तो, बाकी तो हमें जो क्वेश्चन बोला था सो बोला था। अब अगर तुम लोग ওটা ব্যালেন্স করে আসো, কারণ আমরা অ্যাকাউন্ট করেছি না। বলো কত আসছে, এটা টোটাল করো। 7,95,000। তাহলে এবারে দেখো কত আসছে, কত 1,35,000। তো এটা টোটাল কত? और देखो इसका कैलकुलेशन काफी सीधा है। देखो टोटल बाकी था 27, जिसमें से 12,000 पे हो गया, ठीक है, 15,000 बाकी रह गया, ये एडवांस है। तो इतना अर्निंग होना चाहिए, बट 21 22 का सिर्फ इतना हुआ है, तो फिर आउटस्टैंडिंग कितना हो गया ये। और क्योंकि ये वाला पे ऑफ नहीं हुआ तो ये भी आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। तो अगर अकाउंट बना लोगे तब तुम लोग को वो इनकम एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कहाँ चला जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर। ओपनिंग बैलेंस शीट में सिर्फ ये जाएगा। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में सिर्फ एसेट साइड में कितना दिख रहा है, 7,000। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखो ये जाएगा, ठीक है। ये कहाँ दिख रहा है? लाइबिलिटी साइड में। और ये कहाँ दिख रहा है? एसेट साइड। तो हमेशा इस बैलेंस शीट का तो ऐसे ही होता है ना, ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट को रिलेट करता है, ये इनकम एक्सपेंडिचर, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट को, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट। कब इधर कुछ तो था ही, ठीक है। तो अगर अकाउंट बनाना, मैंने पहले स्टार्टिंग में इसीलिए बोला था कि सब्सक्रिप्शन में सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट होता है। इसका अकाउंट अगर बना लोगे तो जितना भी टफ दो, जितना भी घुमा फिरा के बहुत सारा चीज जोड़ के भी अगर दे देगा, तो भी अगर तुम लोग कंसेप्चुअली इसको पुट कर दोगे तो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। एक काम करते, ये वाला एमसीक्यू कर लेते, जो टाइम है क्वेश्चन कोई लेंगे तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बोल रहा है स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू स्टूडेंट आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट विल बी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर रिसिप्ट पेमेंट फंड्स ग्रांटेड फॉर स्कॉलरशिप अकाउंट। अच्छा एक्सपेंडिचर इनकम एक्सपेंडिचर बोलो सही क्या होगा? बोल से बेटा सी है। स्कॉलरशिप जो है, हाँ स्पेसिफिक फंड है ना, स्पेसिफिक फंड से अगर प्रोवाइड हो रहा है तो फिर फंड से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। कोई स्पेसिफिक फंड है तो स्पेसिफिक फंड से ही उसका खर्चा लेस होना चाहिए, उसको इन्वेस्ट किया तो उसका इनकम भी वहीं पर ऐड होना चाहिए। तो 1 का फिर आंसर तो हम लोग का क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, कि क्योंकि ये स्पेसिफिक फंड है, ठीक है। अच्छा उसके बाद इन केस एनपीओ एक्सेस ऑफ टोटल एसेट ओवर लाइबिलिटी, ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो। एसेट लाइबिलिटी सरप्लस कब आता है? वो तो इनकम एक्सपेंडिचर है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर तो सरप्लस। एसेट लाइबिलिटी कैपिटल फंड। अरे एसेट बोला है एक्सेस ऑफ टोटल एसेट, तो टोटल एसेट ये वाला, टोटल लाइबिलिटी ये वाला। तो यहाँ पर क्या आता है? फिक्स्ड एसेट करेंट एसेट। यहाँ पर क्या आएगा? नॉन करेंट लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी। यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल फंड। कैपिटल को तो अलग से देखते हैं ना, बैलेंस शीट भले ही 2 नाम से जाना जाता है एसेट लाइबिलिटी, लेकिन है वो 3 पार्ट में, कैपिटल एसेट लाइबिलिटी, ठीक है। क्योंकि कैपिटल ओनर्स लाइबिलिटी होता है ना, तो यहाँ पर कैपिटल फंड। तो फिर अगर हम लोग टोटल एसेट से ये माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्योंकि देखो क्या लिखा है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब लेकिन कैपिटल नहीं होता है। यहाँ नॉर्मली लाइबिलिटी का मतलब होता है जो आउटसाइडर को पे करना होता है, लेकिन ये थोड़ी कोई आउटसाइडर को पे करना है। कैपिटल बिजनेस अगर सोल प्रोप्राइटर का कर रहे हो तो कैपिटल को यूज करके प्रॉफिट अर्न करके खुद को ही देना है। और कैपिटल फंड का बात करोगे तो यहाँ भी तो इनको क्या करना है? अपने एनपीओ चलाना है, तो फिर प्रॉफिट तो जनरेट करना ही पड़ेगा। हाँ भले ही उसको सरप्लस बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं जनरल डोनेशन एंड लीगेसीज आर क्रेडिटेड टू, तो फिर क्या होना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड, ये समझो।
अगर हम लोगों ने ये कब इंटरेस्ट मिलेगा प्राइस फंड से, अगर हम लोगों ने उसको इन्वेस्ट कर दिया है, तो इन्वेस्ट कर दिया तो उससे इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट को कहाँ ऐड करोगे? ये देखो बोला इनकम एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में इसीलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो हम लोग इनकम रेवेन्यू इनकम नहीं दिखा सकते, प्राइस फंड का इनकम प्राइस फंड में ही जाना, मतलब फंड का इनकम फंड में जाएगा। और रिसिप्ट पेमेंट में क्रेडिट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इनकम तो हम लोग रिसिप्ट पेमेंट में दिखा सकते हैं, लेकिन रिसिप्ट साइड तो डेबिट होता है ना, इसीलिए रिसिप्ट पेमेंट में दिखा सकते हैं प्राइस फंड से। अभी आज ही जो स्टार्टिंग में तुम लोगों ने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाया, वहां पर तुम लोगों ने प्राइस फंड का इनकम नहीं लिखा, इंटरेस्ट ऑन प्राइस दिखा सकते हो, बट ये लिखा गलत है ना, क्रेडिट थोड़ी करते हैं, वो तो डेबिट साइड में, रिसिप्ट पेमेंट में तो ये रिसिप्ट हुआ ना, ये पेमेंट हुआ, तो इधर दिखाओगे ना, तो फिर डेबिट करोगे ना, डेबिट साइड में दिखाओ। स्पेशल एड्स ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, बोलो क्या होना चाहिए? हाँ, स्पेशली हमें कुछ मैंने की बोलो अनुदान पेश है, देखो बोथ भी दे रखा है तो क्या देना चाहिए, मतलब पैसा मिला है हमें। देखो अगर मुझे ये नहीं देता तो फिर हम इसमें से कुछ एक बोल सकते थे, लेकिन मुझे तो दोनों ही दिया है कि कैपिटल माने कि रेवेन्यू माने, तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं ना, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे 5 का सी, दोनों ही ठीक है। मैंने बोला था ना, जैसे देखो डोनेशन तुम लोग इनकम भी दिखा सकते हो, उसमें भी लिख सकते हो, नोट दे सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर मुझे ऑप्शन में 2 चीज दिया है तो फिर तो मुझे सी चूज करना चाहिए ना, हम ए या बी कैसे चूज कर ले, क्योंकि हम उसके लिए यहाँ तो मुझे नोट देने का कोई स्कोप है नहीं, अगर मेरा बोथ नहीं होता तब बात कुछ अलग होता, ठीक है। फिर बोल रहे इफ देयर एग्जिस्ट ए स्पेसिफिक स्पोर्ट्स फंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू स्पोर्ट्स एक्टिविटी विल बी टेकन टू फंड का एक्सपेंस, फंड से इन्वेस्ट किया गया इनकम सभी तो फंड में जाएगा, उसका देखो मैंने अलग से नोट लिखवाया था, ठीक है। और आज जो क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में प्राइस फंड वाला, उसमें भी तो देखो उसका नोट हम लोगों ने कब लिखा था पता है? लास्ट क्लास लिखा था या তার আগের ক্লাসে লিখেছেন? সেইটার একটা লাস্ট নোট দিয়ে আমাদের ক্লাসটা শেষ হলো। এই দেখো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কোথায়, মানে যে অঙ্কটা, হ্যাঁ এই যে এই কোয়েশ্চেনটা করেছিলাম সেটার আনসার এটা এসেছিল, আর ওইটা আমরা কি লিখেছিলাম আমি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি সবাইকে একবার, এই যে দেখো expenses in respect of fund is deducted from fund balance on the liability side and not recorded as expense. Income from fund is a liability and not considered as income and added to the respective fund in बैलेंस शीट। और फंड एक्सपेंस अगर फंड बैलेंस से ज्यादा हो जाए तो फिर एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस हो जाएगा वो हमें कहाँ दिखा देना है? इनकम एक्सपेंडिचर में। और वैसा ही एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, 1,05,000 तक ही हमारे फंड में अवेलेबल था, लेकिन हम लोग का खर्चा हो गया था 1,15,000 में कितना, तो फिर 10,000, तो 5,000 हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा देना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, ये हम लोग का फर्स्ट क्लास का ही लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन करते चलो। बोल रहा है द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो द एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्यों फॉल्स सही है? क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट थोड़ी ना एक्रूअल, हाँ ये कैश बेसिस पे होता है, हाँ ये कैश बेसिस पे होता है। बोथ द रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कभी नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर का होता है, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों होता है कहाँ? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। यहाँ थोड़ी तुम लोग लिखते हो पीएल में, बिल्डिंग परचेस किया तो क्या पीएल में लिख देते हो? ये तो जस्ट लाइक पीएल है ना। सेल ऑफ ग्रास बाय ए स्पोर्ट्स क्लब इज ट्रीटेड एज सेल ऑफ एसेट, बोलो क्या लग रहा है? फॉल्स होगा। देखो एसेट तभी होगा अगर तुम लोग इसको না অ্যাসেট মানে কি, যেটা মোর দেন 1 ইয়ার আমাদেরকে বেনিফিট দেবে। তো এই যে এই ঘাসের কথাটা বলছে, ঘাস বিক্রি করছে, তাহলে এটা কি, এটা থোড়ি না 1 বছর পর আমি ঘাসটা বিক্রি করবো, তো যখনই বেড়ে যাবে কেটে বিক্রি করে দেবে, তো এটা কি হলো? रेवेन्यू रिसीव, ठीक है।
जब भी कटिंग होगा ना, पूरा मैदान में जो होता है ना, मशीन लगा के कट करके उसको मतलब खेलने वेलने के लिए वो पूरा एकदम एडजस्ट कर देते हैं, तो फिर वो तो जब भी बढ़ जाएगा तभी उसे काट देगा, काटने से बिकता है तो बेच देगा तो पैसा मिलेगा, तो ये थोड़ी ना कोई एसेट बेच दिया अपना, तो ये फॉल्स। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर आर डिस्क्लोज्ड अंडर फिक्स्ड एसेट साइड इन बैलेंस शीट। पहला बात है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये कभी फिक्स्ड एसेट हो ही नहीं सकता, ये क्या होगा, करेंट एसेट। और फिफ्थ नंबर में बोला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिव्स द डिटेल्स अबाउट द एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। दे सकता, कैसे देगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का डिटेल्स हमें मिलेगा नहीं, वो तो कैश बेसिस पे बनता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ मिलेगा, इनकम एक्सपेंडिचर में मिलेगा और बैलेंस शीट में मिलेगा, तो यहाँ तो नहीं मिल सकता है ना, तो ये वाला क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं, बाकी बहुत सारा है आज कंप्लीट नहीं है। ठीक है, चलो आज इतना